हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ गेट 2025 में आए हुए रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस पहले सवाल के साथ। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ वो पढ़ लेते हैं। हमें एक सेट एस दिया हुआ, सेट एस में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आर क्यूब से आ रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट को नाम दिया डब्ल्यू, लेकिन है वो एक ऑर्डर ट्रिपलेट W1 W2 W3 सच दैट वो जो W है हमारी दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात कि जब हम इस गिवन कॉलम वेक्टर को इस रो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स जो मैट्रिक्स निकल के आएगा 3x3 ऑर्डर का आएगा, कहते हैं जी वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। एक नंबर दो, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो नॉर्म है वो 1 है। मतलब ये जितने भी W's आपको दिए हुए हैं ये R3 में आपकी जो यूनिट स्फीयर है ना, सेंटर्ड एट 0 0 0, उसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, राइट। ठीक, तो सारा का सारा गेम एक्चुअली यहाँ पे ही है। तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कुछ ऐसी नजर आएगी आपको। देखिए जरा, है ना, ये भाई साहब जब सबसे मल्टीप्लाई होंगे तो W1 W2 W3 आ जाएगा। फिर -3 भाई साहब होंगे, -3 W1 -3 एंड साथ में W2, नेक्स्ट -3 आपके पास आ रहा है W3, नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2W1, नेक्स्ट आपके पास 2W2 एंड नेक्स्ट आपके पास 2W3 निकल के आ रहा है। सही है, ये बात होगी। अब सबसे खास चीज क्या आप नोटिस करेंगे, इस सवाल का जो मेन अर्क है, मेन जो इस पूरे सवाल का आइडिया है वो ये है कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि आपके पास जो पहली रो है और सेकंड रो है, थर्ड रो, ये एक्चुअली में एक दूसरे के मल्टीपल्स ही तो है। उसी को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बन जाएगा, उसी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड बन जाएगा। एक, अब बहुत ध्यान से देखिए, हमें पता है हमारा W1 W2 W3 ये तीनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। क्यों? देखिए, आपको नॉर्म 1 चाहिए, ये यूनिट स्फीयर पर लाई करने चाहिए। मतलब मुझे समझ आ गया कि एक्चुअली में ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक 1 निकल के आएगी। यही इस पूरे सवाल का मेन आइडिया है। अगर आप इतनी बात पकड़ लें, क्वेश्चन यहीं पे खत्म होना शुरू हो जाता है कि हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनकी रैंक 1 है। अब रैंक 1 एंड अब क्या चाहिए, डायगोनलाइजेबल। ये बड़ी प्यारी चीज है। अब आपको पता है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हो जिसकी रैंक 1 है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो दो तो 0 निकल के आएंगी और एक क्या निकल के आएगी, ये सम निकल के आता है। सम क्या आएगा, देखिए W1 -3 W2 एंड +2 W3, ये निकल के आएगा। सही है, अच्छा बढ़िया। तो आइगन वैल्यूज भी पता लगी। अब नोटिस कीजिए W1 -3 W2 +2 W3 ये 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन क्या इस केस में ये 0 होना अलाउड है? देखिए, अगर ये नॉन 0 हो गया, पहले देखते हैं नॉन 0 अलाउड है। देखिए, अगर ये नॉन 0 हो गया तो उसका क्या मतलब है कि ये जो भी नॉन 0 वैल्यू है, मान लें इसको मैं लैम्डा नाम दे देता हूं और मान लें ये नॉन 0 है, तो इससे ये हो जाएगा कि मेरे पास मेरे गिवन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है, सही है ना, वो एक लैम्डा आ रही है, एक 0 आ रही है। लैम्डा जो नॉन 0 है उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है तो ज्योमेट्रिक भी 1 आएगी, ठीक है। और अब जो 0 है इसकी एल्जेब्राइक तो आप देख पा रहे हैं कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। ज्योमेट्रिक निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। ज्योमेट्रिक कैसे निकालते हैं आप? ज्योमेट्रिक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा। इस केस में 0 है तो ये निकल के आएगा, सही है। तो ये निकल के आ रही है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0। अब ये 1 दिया हुआ तो 3 - 1 क्या आ गया, 2। तो ठीक है जी, इस केस में अगर ये नॉन 0 हुआ तो हमारे पास डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशन आ रही है, क्योंकि 0 की एम कितनी थी, 2, जीएम भी कितनी आ रही है, 2। तो ठीक है जी, यहाँ पे डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मोर ओवर जो नॉन 0 आइगन वैल्यू है उसका एम 1 आ रहा है तो जीएम भी 1 आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो लैम्डा है ये नॉन 0 होना तो अलाउड है, लेकिन क्या ये 0 हो सकता है? देखिए, अगर ये 0 हो गया, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 0 3 बार आ रहा है, दैट इज 0 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इस केस में आपके पास 3 निकल के आ रही है। ज्योमेट्रिक निकालते हैं, ज्योमेट्रिक के लिए आप यही करेंगे, ठीक है जी। 3 माइनस रैंक ऑफ ए ही करेंगे, ठीक है। रैंक ऑफ ए तो 1 दिया हुआ, तो 3 माइनस रैंक ऑफ ए तो 2 आएगा। एम 3 हो जाएगा, जीएम 2 हो जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही। आपको मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं चाहिए, डायगोनलाइजेबल चाहिए, इसलिए
आपका ये जो लैम्डा है ये जीरो होना अलाउड नहीं, नॉन जीरो ही होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होना शुरू हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म। कैसे? हमें समझ आ गया, हमने जो W1 W2 W3 लेने, ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट आप लेने ना आर क्यूब से, वो कैसा लेना है? पहला ऑफ कोर्स वो इस प्लेन पे लाई करता हूं, एंड दूसरा ये जो चीज है ये जीरो ना आती हो। तो मैं इसी सेट को एक नए तरीके से लिखने जा रहा हूं, उस पर गौर फरमाइएगा आप। सेट एस आपका क्या निकल के आएगा? वो सारे के सारे W1 W2 W3 ऑफ कोर्स कहां पे? आर क्यूब में, सच दैट उन वो खुद तो हमारे इस गिवन स्फीयर पे लाई करते हो। अब स्फीयर पे लाई करने का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर, ये तो बनाता हो, नॉर्म बनाना चाहिए ना, इसलिए। मोर ओवर क्या हो, ये चीज W1 माइनस 3W2 एंड प्लस 2W3, ये चीज आपके पास जीरो ना है। तो एक्चुअली में आपका जो सेट है वो ये निकल के आ रहा है। और इस सेटस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जनाब आपके पास कनेक्टेड आएगा या नहीं आएगा, एंड कॉम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है बहुत आसान, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा फोकस इस पर रखिए, इस पर रखिए, इस पर रखिए। अगर ये चीज जीरो हो जाए, मतलब मेरे पास, अगर मैं इसको ना W1 को स्मॉल एक्स ले लेता हूँ फिलहाल समझाने के लिए ना, और W2 को y ले लीजिए, है ना, तो माइनस 3y हो जाएगा, एंड W3 को z ले लीजिए तो ये 2z हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया, ये चीज क्या होती है? ऑफ कोर्स ये चीज हमारे पास आर क्यूब में ओरिजिन से पास करता हुआ प्लेन ही होता है, सही। अब इसके जीरो ना होने का क्या मतलब? कि इस प्लेन के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी इसमें लाई कर रहे होंगे जब मैं इसको नॉन जीरो लूंगा तो, ठीक। अब इसकी इंटरसेक्शन आप अपने स्फीयर से करें तो क्या निकल के आएगा? नोट्स कीजिए, अगर आप इसकी इंटरसेक्शन अपने स्फीयर के साथ करते तो क्या आता है? स्फीयर के ऊपर पूरा का पूरा एक ग्रेटर सर्कल निकल के आता है, सही है, ठीक है। इस स्फीयर की इसके साथ इंटरसेक्शन, तो इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी? पूरा स्फीयर आएगा और उसमें से एक सर्कल मिस आएगा, समझ रहे हैं ना? पूरा सर्कल और एक वो सर्कल मिस आएगा। कौन सा सर्कल मिस करेगा? वो वही सर्कल होता है जब ये प्लेन इस गिवन स्फीयर को काटता है। तो आप खुद सोचिए, अगर मेरे पास एक गिवन स्फीयर, सही है, और उस गिवन स्फीयर में से मैं एक पूरा का पूरा सर्कल हटा देता हूं, जैसे सर्कल ही हटा दे पूरा का पूरा, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। मोर ओवर ध्यान से देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स आपने हटाए हैं ये सभी के सभी स्फीयर के आपके पास लिमिट पॉइंट्स निकल के आएंगे, और इनको आपने हटा दिए, मतलब पक्की बात है ये जो गिवन सेट है वो क्लोज तो नहीं आएगा। क्लोज नहीं आएगा तो कॉम्पैक्ट आ ही नहीं सकता, गेम खत्म हो गई। सबसे अच्छी बात ये आप ये देखिए कि ये कनेक्टेड भी नहीं आएगा। कनेक्टेड क्यों नहीं आएगा? गौर फरमाइएगा, आपको मैं दो सेट्स देता हूं, एक ओपन सेट सी, एक ओपन सेट डी। ओपन सेट सी इस गिवन सेट के एक हिस्से को कंटेन करेगा, दूसरा ओपन सेट डी इस सेट के दूसरे हिस्से को कंटेन करेगा, और उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। दैट विल शो सेट एस इज डिस्कनेक्टेड। या गौर फरमाइए, उसमें ओपन सेट सी का नाम है W1 W2 W3 इन R क्यूब सच दैट W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3 दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ये वाला जो पार्ट है ना, आप समझेंगे, प्लेन के ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेट एस के एक हिस्से को कंटेन करेगा। इसी में आप W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3 इसी को आप लेस देन जीरो करेंगे तो ये आपके इस सेट एस के दूसरे हिस्से को कंटेन करेगा, और इन दोनों ओपन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं, which shows that कि आपका सेट एस कनेक्टेड भी नहीं निकल के आएगा। मतलब इस केस में आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दैट इज आपका गिवन सेट एस ना तो कॉम्पैक्ट आएगा एंड ना ही कनेक्टेड निकल के आएगा। सो कितना मेन आइडिया था, ठीक है। सारी चीजें कनेक्ट हो गई, लीनियर अलजेब्रा भी कनेक्ट हो गया, रियल एनालिसिस भी कनेक्ट हो गया, ज्योमेट्री भी कनेक्ट होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि किस तरीके से एक स्फीयर को जब आप अपने प्लेन से काटते हैं तो ऑफ कोर्स एक सर्कल निकल के आता है। हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट इस स्फीयर पे देखना था, और वो हमें समझ आया कि ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही निकल के आएगा। वी होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, इसमें आपसे वो क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। कहते हैं जी, लेट M2R बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस विद एंट्रीज इन R। ठीक है, M2R को आप जानते हैं वेक्टर स्पेस बनाता है। 2x2 मैट्रिसेस की कलेक्शन है, एंट्रीज रियल से आ रही है और ओवर R ही वेक्टर स्पेस बना रहा है। अब वो कहता है जी, कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम M2R to M2R डिफाइंड बाय T of x is equal to A times x times B, where A is 1 minus 2 1 4 and B is 6 5 minus 2 minus 1। अब वो कहता है जी, अगर कैपिटल P जो है
वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी की with respect to the standard basis, then which of the following is are true? मतलब वो आपको कह रहा है कि आप इस गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी की मैट्रिक्स निकालिए, उसे आप कैपिटल पी नाम दीजिए और उसके ऊपर इन चार ऑप्शंस को चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा और कौन सा गलत आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के दो बड़े जेन्युइन तरीके हैं। पहला तरीका बहुत फेमस है। आप क्या कीजिए, अपने मैट्रिक्स कैपिटल एक्स को आप लिख सकते हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, उसे यहां पुट कर सकते हैं। ए को उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करके आपके पास बढ़िया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। वहां से आप अपने टी का मैट्रिक्स पी निकाल सकते हैं और सारे के सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा लंबा जा सकता है और आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। तो एक चीज है, एक नया कंसेप्ट है आप सबके लिए, अगर आप वो समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं अब आपके साथ एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं वेक्टराइजेशन। जी हाँ, सही नाम सुना आपने, कंसेप्ट है वेक्टराइजेशन। देखिए शायद नाम आपके लिए नया हो लेकिन आपने इसे पहले यूज किया होगा। अगर आपको याद हो, आपने अपनी तैयारी के दौरान जरूर मैट्रिसेस की स्पेसेस पढ़ी थी। उन मैट्रिसेस की स्पेस में आपने ओपन, क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, बाउंडेड ये सब चेक करना सीखा था। उसमें आपको याद होगा कि आप लोग क्या किया करते थे। मान लें मेरे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम इसे कैसे देखते थे, हम इसे R4 है ना, M2R है ना, M2R को हम कैसे देखते थे, हम इसे R4 की तरह देखते थे। और सही भी है क्योंकि ये ओवर R एंड R4 ओवर R एज वेक्टर स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं, ठीक है जी। एंड यहीं पे अगर मैं इस 2x2 की जगह mn कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ rm इंटू n हो जाएगा, ठीक है जी। एक्चुअली इसका मतलब ये क्या था कि हम अपने जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनको वेक्टर्स बना देते, उसे ही वेक्टराइजेशन कहते हैं। ओरिजिनल तरीका वेक्टराइजेशन का बड़ा जेन्युइन होता है, मैं उसको थोड़ा सा शेयर करता हूं आपके साथ। वो क्या होता है कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स ए की वेक्टराइजेशन करनी है, वेक्टर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले कॉलम पे लेते हैं, फिर दूसरे कॉलम को इसके नीचे ही डाल देते हैं और अभी तो चलो खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि ये इस मैट्रिक्स ए की वेक्टराइजेशन है। और अगर ये आगे और बढ़ता चला जाता तो मैं आगे आने वाले जितने भी कॉलम से इनको नीचे लगाता चला जाता तो मेरे पास मेरे गिवन मैट्रिक्स ए की वेक्टराइजेशन आ जाती। ओके, अब इस वेक्टराइजेशन को इस सवाल की तरफ मोड़ते हैं, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैसे करने जा रहे हैं, देखिए बड़ी सही चीज है। वो क्या होता है कि अगर मुझसे कहे कोई कि वेक्टराइजेशन ऑफ ए इंटू बी इंटू सी करके बता दीजिए, कोई मुझसे कहे, ठीक है जी, तो ये चीज क्या निकल के आती है आप समझिएगा। ये निकल के आता है सी ट्रांसपोज, सुनते रहिएगा, एक खास चीज है। बीच में एक अजीब सा मल्टीप्लिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इसे हम प्यार से नाम देते हैं क्रोनेकर प्रोडक्ट। जी हाँ, सही नाम सुना आपने, क्रोनेकर प्रोडक्ट, क्रोनेकर प्रोडक्ट। आपने नाम पहले भी सुना होता है क्रोनेकर का, जब आप क्रोनेकर डेल्टा पढ़ते थे, वही है बेटा, ठीक है। क्रोनेकर प्रोडक्ट सी ट्रांसपोज, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे वेक्टराइजेशन ऑफ आपका बी आ जाता है। अब इसका हमारे यहाँ पे क्या फायदा, वो ये है, ध्यान सुनेगा, कि हमें भी एक्चुअली में यहाँ पे ना a इंटू एक्स इंटू बी का प्रोडक्ट ही दिया, सही है। तो एक्चुअली में वेक्टराइजेशन ऑफ योर a इंटू एक्स इंटू बी, ये चीज निकल के आती है आपके पास। जी हाँ, बी ट्रांसपोज यहाँ पे आएगा क्रोनेकर प्रोडक्ट एंड यहाँ पे a, यहाँ पे आ जाएगी वेक्टराइजेशन ऑफ x, या और कुछ। अब इसका हमें क्या फायदा है, हमें यहाँ पे ये फायदा है कि एक्चुअली में ये जो आपको क्रोनेकर प्रोडक्ट दिया हुआ, ये एक्चुअली में हमें इस गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी का मैट्रिक्स निकाल के देता। अब यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि ये क्रोनेकर प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का वैसे ही है जैसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है और उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें समझ आता है, याद रखना चाहिए हमें कि अगर मैट्रिक्स पी है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के कॉरस्पॉन्डिंगली, तो ये भाई साहब एक्चुअली निकल के आते हैं बी ट्रांसपोज क्रोनेकर प्रोडक्ट। अभी कैसे करते हैं वो समझिएगा। देखिए बी ट्रांसपोज तो आप सब कर ही लेंगे, ठीक है। क्या चीज है ये भाई साहब है, इसे 6 कर दीजिए, इसे 5 कर दीजिए, इसे -2, इसे -1, ठीक है। या मैट्रिक्स ए। अब समझिएगा ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है कुछ ऐसा, 6 को पूरे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 को पूरे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 5 को पूरे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यहाँ पे 5, ठीक है। ठीक है जी, चलो कोई नहीं, हम दोबारा रख लेते हैं। हम कर रहे थे बी ट्रांसपोज एंड साथ में आपके आ रहा था कोऑर्डिनेटर प्रोडक्ट ए आ रहा था, ठीक है जी। बी ट्रांसपोज दोबारा रख लेते हैं हमारी 6 एंड 5 एंड -2 एंड -1, ठीक है जी। एंड कोऑर्डिनेटर प्रोडक्ट करने जा रहे हैं ए के साथ, तो ये क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं, बड़ा इजी। ये आएगा 6a -2a 5a एंड -a, मतलब -1 इंटू ए, ये निकल के आता है। और अब वो क्या है वो समझेगा, वो कुछ नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है ए के साथ 6 और कुछ नहीं, ये अलग चीज। लेकिन इससे आप अपना जो गिवन मैट्रिक्स है पी वो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो आगे और अभी हेल्प करेगी, पहले जरा हम इस पी को निकाल लेते हैं, ठीक है जी। हमारा पी यहाँ पे निकल के आ रहा है, पी वो भाई साहब निकलेंगे, तो पी क्या निकल के आएगा जरा देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, 6 को पूरे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या निकल के आएगा आपका, 6 आएगा, -12 आएगा, 6 आएगा, 24 आएगा, सही है। फिर -2 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, -2 निकल के आएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 निकल के आएगा, यहाँ पे -2 निकलेगा और यहाँ पे -8 निकल के आएगा, सही है। अब क्या कीजिए, 5 को कर दीजिए, तो 5 आ गया एंड -10 आ गया है, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 20 आ चुका है। फिर माइनस कर दीजिए सबको, तो माइनस दिस एंड दिस एंड दिस एंड योर दिस, ये चीज आ चुकी है, आपका मैट्रिक्स भी आ गया, ठीक है जी। हालांकि समय उतना ही लगा अभी तक, ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले कंसेप्ट पता होता तो ये पिछले तरीके से थी, ठीक है, बट अभी ये और आपको हेल्प करेगा। वहां जरा मेन इसकी चीज यूज होती है, वो क्या है समझिए जरा। पहले क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो हमसे पूछना चाहता है क्या ट्रेस ऑफ पी 25 है, नोटिस कीजिए आ रहा है। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, इन चारों को ऐड करेंगे, देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे 24 और -4 की एडिशन 20 देगी, इन दोनों की एडिशन आपको 5 देगी, एडिशन 25, तो ये तो ठीक दिया कि ट्रेस तो जल्दी पकड़ा गया, ठीक है जी। अगला मेन टारगेट है एक्चुअली में पी को इनवर्टिबल चेक करना। अब यहाँ पे बड़ी कमाल की चीज निकल के आती है, जहां पे अब ये जो कोरोनेक्टर प्रोडक्ट है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सर कैसे, बताता हूं। एक्चुअली में क्या है, पी की जो आइगन वैल्यूज है वो हमें मिलती है, इसकी आइगन वैल्यूज और इसकी आइगन वैल्यूज, बी ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज एंड ए की आइगन वैल्यूज का कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं, लेकिन पहले जरा हम ए और बी ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखिए वो तो निकालना आसान ही है, अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे पास जो करेक्टरिस्टिक कॉलम निकल के आएगा हमारे मैट्रिक्स ए का, वो क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है 5x, ठीक है जी। तो 4 + 2 यहाँ पे 6 हो चुका है, ठीक है जी। तो बड़े आसानी से दिख रहा है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज है ए की, एक तो आपके पास क्या निकल के आ रही है, एक आपके पास 2 निकल के आ रही है, एक 3 निकल के आ रही है, सही है, ओके। अब बी को भी पकड़ लीजिए, है ना। बी भाई साहब क्या है, यहाँ पे ही बैठे हुए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये ट्रेस क्या आ रहा है, फिर दोबारा आपके पास 5 आ रहा है तो -5x है, ठीक है जी। तो यहाँ -6 एंड यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके पास +10, ठीक है जी। तो +4 हो चुका है जी, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आइगन वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है आपके पास 1 निकल के आ रही है, एक 4 निकल के आ रही है, ठीक है। अब पी की आइगन वैल्यूज निकलेंगी, इनका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, मतलब क्या है बताता हूँ। मतलब ये है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पी की पहली 2 आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पी की अगली 2 आइगन वैल्यूज है। ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं आपकी मैट्रिक्स पी की। ये खास चीज थी। अब ये क्यों खास है समझिएगा, ये खास इसलिए कि अब आप देख सकते हैं कि पी इनवर्टिबल आ रहा है, क्यों, एक भी आइगन वैल्यू 0 नहीं, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा, हेंस पी इनवर्टिबल आएगा, सही है। ये अच्छी चीज थी। लेकिन अब ये और आपको हेल्प करेगा कहां पे, बाकी ऑप्शंस में। देखिए अब वो क्या कहता है, पहले जरा हम चेक कर लेते हैं आपके डी ऑप्शन को, डी जरा जल्दी आसान है ना। कहते हैं नलिटी ऑफ p - 2i4 इज 0। अब देखिए हमें पता है अगर मैं p - 2i4 की आइगन वैल्यूज निकालूं ना तो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें पता है i4 की आइगन वैल्यूज तो ऑफ कोर्स सारी 1 ही होती है, ठीक है, और 2i4 की क्या होंगी 2 2 2, है ना। तो 2 2 2 एंड 2, ये आ गई आइगन वैल्यूज मेरे पास 2i4 की। अब इनके डिफरेंस की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, करो डिफरेंस, है ना। डिफरेंस जब आप करेंगे क्या निकल के आएगा, 2 - 2 आपको 0 निकल के आएगा, 8 - 2 आपका 6 निकल के आएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा एंड 12 - 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं आपके p - 2i4 की जो आपके पास आइगन वैल्यूज आ रही है वो ये चारों आ रही है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, सही है। अब डिटरमिनेंट 0 आएगा तो पक्की बात है मेरे पास रैंक इस केस में 4 तो नहीं आती, रैंक 4 नहीं आएगी तो नल्टी 0 नहीं आ पाएगी, मतलब डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुका है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ ये ट्रिक अब थोड़ी तेजी पकड़ चुकी है और काफी जल्दी जल्दी आंसर दे रही है, ठीक है जी। अब लास्ट ऑप्शन करते हैं, जरा ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी में वो कहता है रैंक ऑफ p² - 4i4। देखिए अब p की मेरे पास यहाँ पे सारे आइगन वैल्यूज है,
तो हमारे पास जो पी स्क्वायर की आइगन क्या आती है, इन सबका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या क्या निकल के आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा 9 ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आ जाएगा 144 आ जाएगा। सही है। एंड माइनस क्या कर रहे हैं 4i4, तो 4 है ना, 4 कर दीजिए तो 4 4 4 एंड 4 ये हो जाएगा, है ना। डिफरेंस कीजिए, जब आप डिफरेंस करेंगे क्या निकल के आएगा, डिफरेंस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 4 - 4 0, 64 - 4 आपके पास निकल के आएगा 60, 9 - 4 आपके पास 5 हो जाएगा, एंड 144 - 4 140 हो जाएगा। सही है। अब वो कह रहा है जी पी स्क्वायर माइनस 4i4 की रैंक 4 आएगी, गलत हो गया ना, एक आएगी मतलब 0 आ रही है, डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो रैंक पक्की बात है 4 तो नहीं आती, तो सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये थी, आपने वेक्टराइजेशन को सीखा, एक वेक्टराइजेशन की आइडेंटिटी देखी कि किस तरीके से आपने वो बी ट्रांसपोज और कोनेक्टर प्रोडक्ट को बाहर लिया, और उस कोनेक्टर प्रोडक्ट से किस तरीके से आपने जल्दी जल्दी करके अपने ना सिर्फ मैट्रिक्स पी को निकाला, बल्कि एक और प्रॉपर्टी को यूज करके कि एक्चुअली अगर आपको पता है कि जो पी भाई साहब है इन दोनों का कोनेक्टर प्रोडक्ट में, तो पी की आइगन वैल्यूज आपके पास इसकी आइगन वैल्यूज और इसकी आइगन वैल्यूज निकल के आती है जो आपने यहाँ पे निकाला। ठीक है जी। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन f है आपके पास r स्क्वायर से r स्क्वायर तक, एंड एक फंक्शन है g आपके पास वो r स्क्वायर से r तक। ध्यान रखिएगा ये r स्क्वायर से r तक, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। दो फंक्शन है हमारे पास r स्क्वायर से r तक। ठीक है। पहला फंक्शन है f ऑफ x1, x2 बराबर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, एंड दूसरा है आपके पास 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस x1 x2। और फिर इन दोनों को देख के हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से किसके पास ये प्रॉपर्टी है। पहली स्टेटमेंट, फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सेट कैपिटल K ऑफ R f इनवर्स ऑफ K इज कॉम्पैक्ट, एंड S2 फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सेट K ऑफ R G इनवर्स ऑफ K इज कॉम्पैक्ट। ठीक है। पूछा जा रहा है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी सच नहीं। ऑलराइट, सबसे पहले ऑफ कोर्स हम स्मॉल f पे चलते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, हम क्या करते हैं स्मॉल x1 को x लिख लेते हैं, स्मॉल x2 को y लिख लेते हैं, ताकि फंक्शन थोड़ा सा सुंदर हो जाए। देखिए f ऑफ x y फिर क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस चीज को, तो आपके मन में आ गया होगा कि हाँ ये एक्चुअली में x माइनस y का होल स्क्वायर ही है, और यही आपको आपके फंक्शन f के बारे में सब बता जाएगा। अब देखिए हम ये तो देख पा रहे हैं कि स्मॉल f फंक्शन हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दो वेरिएबल्स में। ठीक है। लेकिन अब पॉलिनोमियल है तो कॉर्डिनेट्स आएगा, तो पक्की बात है ये फंक्शन f हर क्लोज सेट की प्री इमेज को क्लोज रखेगा। ये क्लोज तक तो ठीक है, बट कॉम्पैक्ट में एक स्टेप आगे जा रही बात, क्या ये फंक्शन f हर बाउंडेड सेट की प्री इमेज को बाउंडेड रख पाएगा, दैट इज हर कॉम्पैक्ट सेट की प्री इमेज को कॉम्पैक्ट रख पाएगा। यही आपका पहला स्टेटमेंट। अनफॉर्चुनेटली स्मॉल f तो नहीं रख पाएगा। सिंपल एक सेट ले लीजिए अपने सेट ऑफ ऑल रियल्स में, क्या कीजिए कैपिटल K को ले लीजिए सेट कंटेनिंग 0, सिंपल। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि आपके पास इस केस में f इनवर्स ऑफ K क्या आएगा, है ना, f इनवर्स ऑफ K आपका इसका निकल के आएगा। देखिए वो सारे ऑफ कोर्स x y निकल के आएंगे r स्क्वायर में। ठीक है जी, जिनके ऊपर जब f लगे आउटपुट K के अंदर मिले, लेकिन K है ही क्या 0, मतलब ये जो जनाब है आपके पास ये 0 के बराबर हो जाए, दैट इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए। आपके पास अगर K आप सेट कंटेनिंग 0 लेते हैं तो f इनवर्स ऑफ K ये निकल के आएगा। अब ध्यान से देखिए वो चीज क्या दी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब ये और कुछ नहीं है, ये वो सारे के सारे x y इन r स्क्वायर हैं सच दैट आपका x और y बराबर आ जाए। ये है ये, और आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये जनाब आपके पास अनबाउंडेड निकल के आती है। तो आप देख पाएंगे जो कैपिटल के है कॉम्पैक्ट है आपके आर में, बट इसकी जो प्री इमेज आ रही है ये कॉम्पैक्ट नहीं आ रही, क्लोज्ड आएगी, बाउंडेड नहीं आ रही। मतलब पहली स्टेटमेंट इस केस में फॉल्स हो जाएगी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं स्टेटमेंट 2, और स्टेटमेंट 2 को थोड़ा ट्रिक से करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल तरीका सब्जेक्टिव अलग है, हम इसको ऑब्जेक्टिव के सेंस में करेंगे तो थोड़ा तेज करेंगे। देखिए स्टेटमेंट 2 में वो आपको कहता है कि सेम चीज चेक कीजिए अपने फंक्शन स्मॉल g के लिए भी। अब स्मॉल g को भी थोड़ा सुंदर बना के लिख लेते हैं। ठीक है, स्मॉल x1 को x कर लीजिए और स्मॉल x2 को y कर लीजिए, ये भाई साहब हो जाएंगे आपके पास 2x स्क्वायर
प्लस 2y² एंड माइनस xy, ये हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब देख पा रहे हैं आप ये पॉलिनॉमियल तो है ही, तो क्लोज सेट की प्री इमेज को क्लोज तो रखेगा। अब टारगेट है क्या क्लोज एंड बाउंडेड की प्री इमेज को क्लोज एंड बाउंडेड रखेगा। कैसे चेक करें जरा वो देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ध्यान से देखिए, जो आपका फंक्शन स्मॉल जी है ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप अपना मैट्रिक्स निकालेंगे वो बड़ा प्यारा निकल के आएगा। देखिए जरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का निकल के आएगा, देखिए वो आएगा 2 2, इसको हाफ कर दीजिए, -1/2 एंड -1/2, ये निकल के आएगा। सही है। और अब देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये एक्चुअली में आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट निकल के आएगा। कैसे आपको चेक करना आता है ये, ठीक है जी। ये पहला वाला मैनर देखिए, आपके पास पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसको भी चेक कर लीजिए, डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए, क्या निकल के आएगा 4 एंड -1/4 निकल के आएगा, वो भी पॉजिटिव निकल के आएगा। मतलब हमारे पास ये जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये तो पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है। मतलब g of xy will be 0 if and only if x, y equal to 0 0। मतलब ये जनाब आपके पास कभी जीरो होंगे ही नहीं अगर आपने x और y में एक भी नॉन जीरो कर दिया तो। यह पहली चीज। अब इससे क्या पता लगा वो समझिए आप। इससे पता लगा कि इस g का जो ग्राफ है वो हमारे xy प्लेन को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा और वह है 0 0। एक बात। नंबर 2, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं ना, ये जो चीज है आपके पास एक्चुअली में एक पैराबोलॉइड निकल के आएगी, और सही शब्द यूज करूं तो एलिप्टिकल पैराबोलॉइड निकल के आएगी। इसका मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं तेजी से करने के लिए। ये तरीका है कि इसका जो ग्राफ निकल के आए कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसा ऐसा कुछ। और ध्यान रखिएगा ये एलिप्टिकल है, ये सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल निकल के आएगा। सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि अब आप जेड एक्सिस पर जाइए, दैट इज अब आप अपनी कोडोमेन में जाइए और वहां जाके कोई भी कॉम्पैक्ट सेट के उठा लीजिए। जैसे आप कोई कॉम्पैक्ट सेट के उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो प्री इमेज निकल के आएगी इस केस में वो कॉम्पैक्ट ही निकल के आएगी। कैसे? देखिए, क्लोज तो आपको क्लियर ही है। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन जी है वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, और अगर कैपिटल के कॉम्पैक्ट है दैट इज कैपिटल के क्लोज्ड है तो प्री इमेज क्लोज तो आएगी। अच्छी बात है, आप देखेंगे जब आप इस सेट की प्री इमेज लेंगे तो वो एक्चुअली में आपके पास आपके आर स्क्वायर का कोई ना कोई बाउंडेड सबसेट ही निकल के आएगी, कोई ना कोई बाउंडेड सबसेट ही निकल के आएगी, आपके हाथ से एटलीस्ट बाहर नहीं जाएगी, या जिसकी वजह से एक्चुअली में आपकी स्टेटमेंट 2 इस केस में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को इवन अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो अब आप इसको जहन में विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि हाँ, एक आपके पास पैराबोलॉइड दिया हुआ, अब आप अपनी z एक्सिस दैट इज कोडोमेन में जाए और कोई भी कॉम्पैक्ट सेट उठाएंगे, उसकी जो प्री इमेज निकल के आएगी वो अब ऑफ कोर्स आपके पास आर स्क्वायर के अंदर बाउंडेड निकल के आएगी। ठीक है जी, दैट इज अब आप कोडोमेन में कोई भी कॉम्पैक्ट सेट के लेंगे तो उसकी प्री इमेज क्लोज एंड बाउंडेड आएगी एंड हेंस कॉम्पैक्ट आएगी, जिससे स्टेटमेंट 2 इस केस में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तेज तरीका था, इसको आप स्लोली भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, आप सोच सकते हैं कि अब आप क्या कीजिएगा, कैपिटल के को, अपने कैपिटल के को कोई भी बाउंडेड सबसेट लीजिए, किसका? आर का। तो आप देखेंगे बाउंडेड जैसे आप लेंगे, ठीक है जी, तो वो बाउंडेड सबसेट ऑफ आर निकल के आएगा, और जैसे वो बाउंडेड सबसेट ऑफ आर निकल के आएगा आप ये देखेंगे इसके पैराबोलॉइड होने की वजह से उसकी प्री इमेज आपके पास बाउंडेड निकल के आएगी, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि क्लोज की प्री इमेज तो क्लोज आएगी ही आएगी जी के अंडर, क्योंकि जी कॉर्डिनेट फंक्शन दिया हुआ। ठीक है जी, आप इसको सब्जेक्टिवली भी प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया होगा। अगर आप इसका सब्जेक्टिव वर्जन सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स करके या फिर पर्सनली मैसेज करके इस बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है क्या निकल के आएगा कि स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू निकल के आएगी। दैट इज इस केस में आपका सही आंसर ऑप्शन बी निकल। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है? पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम निकालिए। किसका वॉल्यूम निकालिए? Volume of the region bounded by the cylinders x square plus y square is equal to 4 and x square plus z square equal to 4। ये आपने बताना है। देखिए, वैसे तो बड़ा बेसिक सवाल है, अगर आपने वॉल्यूम्स को कंप्यूट करना सीखा है तो ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। फिर भी इसे अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, x square plus y square is equal to 4, अगर मैं इसकी बात करूं और ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा सा निकल के आएगा। साथ ही जरा देखिए, ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है, तो आप एक्स वाई प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ कीजिए।
सेंटर्ड एट 0 0 एंड रेडियस ऑफ कोर्स 2, और उसको ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए और उसको नीचे भी एक्सटेंड कर दीजिए। सही है। तो ये जो सिलेंडर आपके पास निकल के आता है, ये आपके पास निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 में सेम ही काम चलेगा, बस आपने यही काम जो एक्स वाई प्लेन में किया है अब आपको एक्स जेड प्लेन में करना है। यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ठीक है, ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपके पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, और अब आप एक्स जेड प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको खोल देते हैं पीछे की तरफ, ऐसे करके ऐसा आएगा कुछ, ऐसे ऐसे। अब आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और पीछे भी एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। ये आपका रिक्वायर्ड सिलेंडर है एक्स के प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों का रेडियस सेम है, ध्यान रखिएगा, साइज सेम है दोनों का। अब वो कहते हैं दोनों को इंटरसेक्ट कीजिए। देखिए अब हम दोनों को इंटरसेक्ट करने जा रहे हैं। हल्का सा आप विजुलाइज कर सकते हैं कि इन भाई साहब को अगर मैं पीछे से हिट करूं तो ऑफकोर्स दोनों के बीच में कुछ रीजन निकल के आएगा। ठीक है जी, और वो जो रीजन है आपको 8 के 8 ऑक्टेंट्स में बराबर नजर आएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से विजुलाइज करें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को अब हम आपके सामने कुछ ज्योमेट्रिकली शो करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे। देखिए जरा साथ दीजिए, कुछ ऐसे देखिए, नोट कीजिएगा। जो अभी हमने ड्रॉ किया था वो यही था। अब हम उसकी इंटरसेक्शन आपको इस कलर्ड पिक्चर में दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये टॉप पे जेड एक्सिस है। ठीक है, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसे अगर मैं रोटेट करूं, ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा आइए, इसे आप थोड़ा सा रोटेट करते हैं, देखिए जरा, और कोशिश कीजिए समझने की। जो भी हम कर रहे थे वही चीज यहाँ पे है। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आपके पास निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो ऐसे करके जा रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जो मैं कह रहा था कि 8 ऑक्टेंट्स में है, तो आप इसको थोड़ा रोटेट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, कि किस तरीके से 8 ऑक्टेंट्स में, ऊपर ये 4 ऑक्टेंट्स और नीचे ही 4 ऑक्टेंट्स और निकल के आएंगे आपके पास। ठीक है, इन 8 ऑक्टेंट्स में ये बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये हल्का सा विजुअलाइजेशन जरूरी था ताकि हम समझ सकें कि अगर मैं सिर्फ पहले ऑक्टेंट में वॉल्यूम निकाल लूं और उसका 8 टाइम्स कर दूं, ठीक है, 8 गुना कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन इसकी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस वो देखिएगा जरा कैसे। आपको इस कंप्यूटेशन के लिए अब हम क्या करते हैं, पहले ऑक्टेंट में इस पर दोबारा चले जाते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में कैसे नजर आएंगे इनके इंटरसेक्शन, उसको जरा एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये आपके पास जेड आ गया। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स के प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 का एक सेमी सर्कल आपके पास आ रहा होगा, ऐसे सेमी भी क्वार्टर सर्कल आ रहा होगा। एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का कुछ हिस्सा ऐसे आ रहा होगा। और फर्स्ट ऑक्टेंट में आप, तो आपने एक्स वाई प्लेन के पीछे नहीं जाना। ठीक है, ये आ गया, यहां से इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए ऐसे करके। तो होगा क्या, ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है जो ऐसे करके जा रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, और ये जो सिलेंडर आ रहा है वो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 निकल के आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है जी, ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आ रहा है। ऑलराइट, अब हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका 8 टाइम्स करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो आइए जरा इसे इवेलुएट करते हैं। वॉल्यूम का निकल के आता है, आप जानते ही हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, किसकी, 1 डी जेड डी वाई डी एक्स की। सही है। अच्छा, z की क्या लिमिट आएगी वो देखिए आप। z जब आप नीचे से ऊपर कर जाएंगे तो नीचे तो हिट करेगा वो एक्स वाई प्लेन को, तो z नीचे 0 हो जाएगा। ऊपर हिट करेगा आपके इस सरफेस को, तो यहां से z क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर को आप इधर ले जाइए तो आपके पास z निकल के आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। सही। अब आप इस पूरी चीज को एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो देखेंगे आप, आपको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन इसकी कुछ ऐसी नजर आएगी। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मुझे पता प्रोजेक्शन ये निकल के आ रही है, मुझे y की लिमिट्स अब चाहिए, तो क्या आएगी, नीचे से हिट करिए, यहाँ पे y क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। और जब ऊपर जाएंगे तो y क्या निकल के आएगा आपके पास इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ, फिर दोबारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। x की लिमिट्स के लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसकी प्रोजेक्शन अब आप x एक्सिस पे ले लीजिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये 0 से इस 2 तक जाएगा, तो x की जो लिमिट है वो 0 से 2 आ जाएगी। अगर आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्यों, देखिए जब आप z के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन z आएगी, अपर लिमिट डालेंगे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे dy आ जाएगा, यहाँ dx आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके अंदर तो y है ही। ठीक है, तो आप अपनी ऊपर वाली लिमिट को दोबारा लिख सकते हैं, 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, फिर 0 से 2 तक, ये आ गया। अब y के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो y के लिए तो यहाँ पे 1 ही है, उसकी इंटीग्रेशन y हो जाएगी, लिमिट डालेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दोबारा आएगा,
और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास यहाँ मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 एंड यहाँ पे dx आ जाएगा। सही है, इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, कर लीजिए आप जरा। क्या आएगा, ये आएगा आपका 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 निकल के आएगा। ठीक है, लोअर लिमिट तो वैसे 0 है, सीधा अपर लिमिट डालिए, क्या निकल के आ रहा है आपके पास 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे 8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 24 माइनस 8, यहाँ पे 16 आ जाएगा जी। ठीक है, बाई 3 आ जाएगा। ऑलराइट, सही है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि ये आपके पास जो आंसर आया है ये एक्चुअल आंसर नहीं है, हमारा आंसर है इसका 8 टाइम्स। सही है, ठीक है जी। आई एम होपिंग ये चीज आपको अच्छे से समझ भी आ रही होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्लियर है कि हमारा जो सारा का सारा कंपटीशन है पहले ऑक्टेंट में था, हमसे जब जवाब मांगा गया वो पूरे वॉल्यूम का मांगा गया। सही है ना। तो अब अगर हम क्या करें, इसमें छोटी सी बात करें कि इसी चीज को अगर हम 8 टाइम्स कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, तो उसे कर लेते हैं जी, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ रीजन दिस एंड राउंडेड बिटवीन 2 प्लेसेस, ये आ गया जी। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, ठीक है जी, 8 टाइम्स कर देता हूं, 16 इंटू 8/3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। सो अब आप इसको आई होप आराम से कंप्यूट कर ही सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चले अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड एक सवाल है, जरा उसे पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि fn हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, सारे के सारे fn कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस दिए हुए क्लोज इंटरवल 0 पे डिफाइंड एज पहला फंक्शन x/2, ठीक है, fn प्लस 1x एक इंडक्टिवली डिफाइंड जरा एक रिलेशन दिया हुआ है, इसे देखिएगा, इक्वल टू fnx माइनस हाफ ऑफ fnx का होल स्क्वायर माइनस x फॉर n 1 से लेके n सो ऑन। ठीक है जी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ये पूछा गया। देखिए जी, क्वेश्चन निहायत ही आसान है अगर इसे सही अप्रोच से किया जाए तो, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, पेपर में फिर ये नॉन अटेम्प्टेबल टाइप में हो जाता है। सबसे पहली बात आप नोटिस कीजिए, जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हिंट लगे आपको, सारे एफएन्स कॉन्टिन्यूअस दिए हुए, डोमेन कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब ऑप्शंस में आइए जरा, ऑप्शंस में फंक्शन के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात हो रही है एंड नीचे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जो सारे एफएन्स हैं क्या वो रूट एक्स से छोटे बराबर है या नहीं। अगर आप यहाँ से क्लू उठा सकते दिनीज थ्योरम का, तब ये क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज ये बहुत लंबा जाता है। अब मैं आपको दिनीज थ्योरम याद कराता हूं कि अगर मेरे पास एफएन्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जिसकी डोमेन कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, क्लोज ये भी ले लेते हैं, सारे एफएन्स कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, जो लिमिट फंक्शन आए वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड एफएन्स जो है एक मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होनी चाहिए, तो जो कन्वर्जेंस होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, ये दिनीज थ्योरम कहती है। तो एफएन सारे पहले कॉन्टिन्यूअस दिए हुए, डन, डोमेन कॉम्पैक्ट दी हुई है, डन। अब जरा लिमिट फंक्शन निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। देखिए, लिमिट फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले x को 0 रखिए, 0 पे चेक करते हैं कि लिमिट फंक्शन क्या होने वाला है। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे हमें पता है जो f1 की वैल्यू 0 पे तो 0 ही है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x को 0 डाल दीजिए, जैसे आप x को 0 डालेंगे आपको ऐसे कुछ आएगा, fn एट 0 माइनस हाफ ऑफ fn0 का होल स्क्वायर एंड माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है, और x आपने 0 ही लिया हुआ है तो 0 इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया, नाइस, ऑलराइट। चलो मुद्दे की बात करते हैं, ये लीजिए आगे। नाउ अब हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो लिमिट फंक्शन है उसके 0 पे क्या वैल्यू आती है। आप पूरी इस इक्वेशन पे n गोज टू इन्फिनिटी लगा दीजिए, एज n गोज टू इन्फिनिटी, इसने कहा जाना है, इन सभी ने लिमिट फंक्शन जो भी f आएगा उसकी 0 पे वैल्यू पे जाना होता है। ठीक है, यहाँ लिमिट लगाएंगे f ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ लिमिट लगाएंगे f ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ ऑफ f ऑफ 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ये भाई साहब कट जाएंगे एंड यहाँ से f ऑफ 0 का होल स्क्वायर 0, मतलब f ऑफ 0 0 आ जाएगा, एज इजी एज दैट। आप इस चीज को इंडक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको तेजी से करेंगे। ठीक है जी, नाइस। तो पता लग गया कि जो लिमिट फंक्शन है वो 0 पे तो 0 है, ऑलराइट। ठीक है जी, अब आप क्या कीजिए, 1 पे चेक कीजिए कि 1 के ऊपर एक्चुअली में हमारा जो लिमिट फंक्शन है वो क्या वैल्यू लेने वाला है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास जैसे आप x को 1 डालेंगे तो ठीक है जी, x को 1 डालेंगे तो पहला फंक्शन तो 1 पे 1/2 हो रहा है, लेकिन अब 1 यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, जैसे आप 1 यहाँ पे डालेंगे आप देखेंगे कि एक्चुअली में मेरे पास ले दे के और कुछ नहीं होने वाला, fn प्लस 1 एट 1, fn एट 1 माइनस हाफ ऑफ fn एट 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 होने वाला है। ठीक है, एज n गोज टू इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हो जाएंगे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट 1
इक्वल टू ये भाई साहब भी लिमिट फंक्शन की वैल्यू एट 1, उसे हम एफ एक्स नाम दे रहे हैं, माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 हो जाएगा। सही है, ये दोनों कट जाएंगे। सही है, यहां से एफ ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो एफ ऑफ 1 1 हो जाएगा एंड ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छा। बट अब ये क्या कीजिए, आप x को 0 to 1 के बीच में से आर्बिट्ररी कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए। ठीक है जी, x ही मान लेते हैं। ठीक है जी, तो उसका आपको क्या पता लगेगा, नाउ एज n गोस टू इंफिनिटी, ये भाई साहब कहा जाएंगे ऑफ कोर्स लिमिट फंक्शन पे इसे fx कह दीजिए, एज n गोस टू इंफिनिटी ये कहा जाएंगे लिमिट फंक्शन पे इसे भी fx कह दीजिए, माइनस हाफ ऑफ fx का स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, यहां से आपको दिखेगा आपके पास ये पूरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे fx का होल स्क्वायर आपके पास x आएगा, तो fx आपके पास रूट x और माइनस रूट x में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, वैसे तो रूट x से निकल के आएगा, माइनस रूट x आप कैसे काट सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे पास फंक्शंस निकल के आएंगे fn's, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव निकल के आएंगे। इसे आप खुद चेक कर सकते हैं इंडक्शन लगा के, नहीं तो एक दो पॉइंट्स डाल के आप चेक कर लेंगे कि नेगेटिव तो नहीं आने वाला। ठीक है जी, यहां से जल्दी से पकड़ जाएगा कि लिमिट फंक्शन रूट x निकल के आ रहा है, अदरवाइज ये सवाल लंबा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जितना समय हो सके बचाने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज लंबे तरीके से तो कोई भी कर सकता है। ठीक है जी, तो साथ दीजिएगा जरा। ओके जी, चलिए आगे ले चलते हैं इस चीज को। ओके ठीक है जी, तो लिमिट फंक्शन हमारा रूट एक्स पकड़ा जा चुका है, वो भी कोऑर्डिनेट फंक्शन है, सारे एफएस भी कोऑर्डिनेट फंक्शन है, डोमेन कॉम्पैक्ट हो चुकी है। तो दिनीश थ्योरम की सिर्फ एक कंडीशन बाकी है और वो है मोनोटोनिसिटी, कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है या नहीं है। उसके लिए ये हिंट आपको हेल्प करेगा। ये अगर आपने ये शो कर दिया ना, तो आपका काम ये भी खत्म हो जाएगा। सही से कैसे शो करें, देखिए वैसे तो हम इसे पुट करके चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझना ही है तो इसे इंडक्शन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियरली, जो पहला फंक्शन है x/2, ये भाई साहब तो रूट x से छोटे बराबर है ही। किस डोमेन पे, ऑफ कोर्स क्लोज इंटरवल 0। अब आप कहेंगे सर ये कैसे सच है, देखिए क्लोज इंटरवल 0 1 है तो आप दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। दैट इज मैं कह रहा हूं कि x²/4 पक्का x से छोटा बराबर आएगा, कब, जब आपका x 0 to 1 के बीच में। सर इसको आप कैसे चेक करें, देखो चेक करने के दो तरीके हैं। पहला थोड़ा सा तेज कीजिए, 0 to 1 में 0 पे दोनों 0 है, ठीक है, 0 to 1 में दोनों इंक्रीजिंग, ठीक है। सिर्फ ये देखिए कि एक्चुअली में 0 to 1 में दोनों इंक्रीजिंग है, थोड़ी तेजी से चेक करने के लिए सीधा 1 डाल दीजिए। 1 पे ये 1 है, ये 1/4, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में अच्छा इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, 0 पे वैल्यू भी दोनों की सेम है, और एंड पॉइंट 1 पे जाके ये 1 हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है, तो ऑफ कोर्स बड़ा होने के चांसेस इसके ज्यादा है, तेजी से चेक करने के लिए। अदरवाइज आपको वीवी कर्व तो लगानी आती है, ठीक है, इसको क्या कीजिए, इधर ले जाइए और अपनी इनइक्वालिटी बना लीजिए। तो क्या शो करना आपने, यही शो करना, ये चीज। ठीक है जी, कुछ ना कीजिए, सिंपल क्या कीजिए, 4 को ऊपर लेके जाइए तो आपका क्या आ जाएगा, 4x - x² बाय 4 > 0, 4 उधर ले जाइए, यहाँ से आप क्या कीजिए, x कॉमन लीजिए, 4 - x² आ जाएगा। अब क्या चेक कीजिए, क्या ये चीज सच है, ऑफ कोर्स सच है, जब आपका x 0 to 1 के बीच में है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, क्योंकि 4 दिया हुआ है ना, 4 x² से बड़ा है, बराबर ही आएगा इस डोमेन के अंदर, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन नेगेटिव आएगा। आप इसे वैसे भी चेक कर सकते हैं तेजी से, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये तो लग गया पता कि जो पहला फंक्शन है वो तो रूट x से छोटा बराबर है ही। ठीक है जी, दैट इज ये वाली बात सच है अगर n 1 है तो, मुद्दे की बात। बट अबाउट अदर n's, उसके लिए आप इंडक्शन यूज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो fn है वो रूट x से छोटा बराबर है, इसको यूज करके हम शो करना चाहते हैं कि मेरा जो fn+1 है ये भी मेरे पास रूट x से छोटा बराबर है। तो आप क्या करें, इस इक्वेशन के दोनों साइड -√x ऐड कर दें, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्या होगी, रूट x यहां जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा। ऑलराइट, एंड आगे देखिए बाकी सब तो सेम है, ठीक है, ये fn² एंड -x हो जाएगा। आप जानते हैं ये जो भाई साहब है ये fn -√x इंटू fn+√x में टूटेगा, सही है, बढ़िया, बस ये हेल्प करेगा। अब आप क्या कीजिए, इस इन दोनों में से आप अपना fn -√x कॉमन लीजिए। fn -√x जैसे आप कॉमन लेंगे, अंदर देखिए क्या बचेगा, देखिए यहाँ से आपको 1 निकल के आएगा, माइनस हाफ ऑफ, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा ये भाई साहब, ठीक है जी, fn+√x ये निकल के आएगा। सही है, अब सारा ध्यान इसके ऊपर है, क्योंकि ये तो पता है कि ये तो लेसर इक्वल टू 0 है, सारा ध्यान इसके ऊपर है। अब आप देखेंगे, आपको पता है सारे के सारे जो fn's हैं वो रूट x से छोटा है बराबर है, तो पक्की बात है fn+√x ये पक्का छोटा है बराबर आएगा 2√x से। हाफ कीजिए, हाफ करेंगे तो ये पक्का रूट x से छोटा बराबर आएगा। सही है, ओके। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी पलट जाएगी ना, यहाँ भी हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -√x हो जाएगा।
सही है, 1 ऐड कर दीजिए। अब आप जान रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सिस्टम दिया हुआ यही है ना, ये इससे बड़ा है, बराबर है। और आपको पता है 1 माइनस रूट एक्स 0 to 1 में ये ग्रेटर देन 0 होता है। जैसे पता लग गया कि ये वाली चीज तो ग्रेटर देन 0 है, ये लेसर इक्वल टू 0 है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, लेसर इक्वल टू 0। जिससे क्या शो हो गया कि fn प्लस 1 भी रूट एक्स से छोटा बराबर ही है। मतलब ये बात सच दी, दिस इज ट्रू, डी तो सच है। लेकिन इसका हमें फायदा क्या है, यहां से तीन ही थ्योरम पकड़ी गई। कैसे पकड़ेगी सर, बताता हूं। देखिए आई होप आपको ये समझ आ चुका है और आपको क्लियर है कि सारे के सारे fn से इस केस में रूट एक्स से छोटे बराबर तो आएंगे क्या आएंगे। ठीक है जी, 0 से बड़ा है बराबर आप खुद चेक कर सकते हैं, इंडक्शन लगा के या पुट करके, प्लीज चेक कीजिएगा, वो आसान चीज है। अब हम मेन चीज पे हिट करते हैं। मेन चीज है सर इस पे तीन ही थ्योरम लगाना, बिल्कुल ठीक है। उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए fn प्लस 1 माइनस fn पे काम करो। ठीक है जी, दैट दिस दोनों साइड माइनस fn जोड़ दिए या फिर इसको उधर ले जाओ, तो ये चीज क्या हो जाएगी, माइनस हाफ ऑफ fn स्क्वायर माइनस x हो जाएगी। अब आपको पता है, अभी आप शो करके आए हो कि ये भाई साहब इनसे छोटे बराबर है, सही है। मतलब fn का स्क्वायर जो है वो पक्का है x से छोटे बराबर है, दैट इज fn का स्क्वायर माइनस x इज लेस इक्वल टू 0। यस, आओ देखो, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस करके रखो, ठीक। अब हमें पता ये चीज लेस इक्वल टू 0 है, इस माइनस की वजह से ये ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगी। इसे क्या शो हो गया कि सारे के सारे जो fn हैं वो fn से बड़े बराबर है। मतलब fn जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सही है। दिनेश की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सारे fn कॉन्टिन्यूअस थे, लिमिट फंक्शन f भी कॉन्टिन्यूअस था, डोमेन कॉम्पैक्ट थी, fn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। तो ये चारों चीजें मिलके दिनेश के जरिए क्या इंप्लाई करती हैं कि जो कन्वर्जेंस निकल के आएगी इस केस में वो यूनिफॉर्म निकल के आएगी। देखिए उससे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही है। एंड ए ऑफ कोर्स गलत है, डी तो सही है ही है। अब जो ऑप्शन सी है ना, वो कई बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही दिया हुआ है, बहुत इजी। एन को 1 डाल दो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ऐसे करके 2 रूट एक्स अपॉन 2 प्लस रूट एक्स हो जाएगी, एन को 1 डालना, ठीक है। एक्स को 0 डालो, एक्स को जैसे 0 डालोगे ये भी 0 ये भी 0, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं। तो n इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पे ये सच नहीं है, तो हमेशा कैसे सच हो जाएगा, काट दिया से यही कट गया। क्वेश्चन आसान था, बस शर्त ये थी कि आपको दिनेश थ्योरम का हिंट लगना चाहिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के सही जवाब ऑप्शन बी और डी हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अब हम इस क्वेश्चन के बाद आगे चले थे, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, एक फंक्शन दिया गया है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2 पाई एक्स टाइम्स कॉस ऑफ 2 पाई वाई कॉमा ई रेज़ टू पावर 2 पाई एक्स टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई वाई। फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, हमें सच स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले दिमाग में यही आता है जब भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मतलब शुरुआत कैसे की जाए। देखिए सवाल के ऑप्शंस हमें बताते हैं कि सवाल को अप्रोच कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फंक्शन की डोमेन में जी को ओपन रख रहा है, फिर उसकी इमेज के बारे में पूछ रहा है कि वो ओपन है या नहीं। फिर जी को क्लोज रख रहा है, फिर उसकी इमेज की क्लोजनेस के बारे में पूछ रहा है, फिर जी को डेंस कर रहा है, फिर एफ ऑफ जी की डेंस के बारे में पूछ रहा है, और फिर एफ के सब्जेक्टिव होने के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपली जैसे आप फंक्शंस को पढ़ते हैं वैसे पढ़ें। इस सवाल के पास आप एक मेन आइडिया समझ लें, अगर वो समझ आ गया तो कुछ नहीं खत्म हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप ये जानते हैं ये जो फंक्शन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जा रहा है, मतलब डोमेन भी आर स्क्वायर है, एक एक्स वाई प्लेन है, और कोड में भी आपके पास एक एक्स वाई प्लेन ही है। और इस फंक्शन में अगर आप कुछ भी डालें आउटपुट आपका 0 0 कभी भी नहीं आएगा। क्यों, नोटिस कीजिए, अगर ये कभी 0 0 हो गया उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि इसे 0 होना पड़ेगा, क्योंकि e की पावर तो कभी 0 होती नहीं, ठीक। अब cos ऑफ 2 पाई वाई, cos ऑफ 2 पाई वाई 0, ठीक है। एंड जब ये 0 होगा तब फिर साइन वाले को 0 होना पड़ेगा, साइन ऑफ 2 पाई वाई 0, ठीक है। ये देखिए, अब आप आपसे ये पूछिए क्या ये दोनों चीजें इकट्ठी होल्ड कर सकती हैं, क्या कोई एक वाई आप बता सकते हैं जिसपे ये दोनों के दोनों 0 हो जाए, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ये भाई साहब कब 0 होंगे। देखिए cos ऑफ 2 पाई वाई ये कब 0 होगा, या साइन ऑफ 2 पाई वाई वो कब 0 होगा, तब आप जानते हैं कि वहां पे आप y को 1/2 लीजिए, वहां पे आप y को 1 लीजिए, ये तब 0 हो जाएगा, क्योंकि जब जब पाई का आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। लेकिन y को 1/2 आप यहां डालिए, 1/2 यहां डालेंगे, cos 2 पाई माइनस 1 होता है, 0 होता ही, ठीक है। आप y को 1 यहां डालिए, cos 2 पाई तो 1 होता है, 0 तो वो होता ही नहीं। तो आप देखेंगे कि
ये दोनों इकट्ठे कभी जीरो हो ही नहीं सकते, जिसकी वजह से आपका ये जो फंक्शन है, ये जो आउटपुट है, कभी भी जीरो जीरो नहीं हो पाएगा। मतलब ये बात पक्की है कि रेंज में जीरो जीरो नहीं है, हेंस फंक्शन ऑन टू तो पक्का ही नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है। बट यहां से अब इस सवाल की शुरुआत होती है, खत्म नहीं होता। अब सवाल में हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शन कर क्या रहा है, उसके लिए आपको जानने के लिए क्या जरूरत है। देखिए, है क्या कि भाई इनपुट में आपको एक्स वाई डालते हैं, ठीक है जी, आउटपुट में कुछ आपको ऐसा मिलता है, ऐसा अजीब सा, है ना, अजीब सा कुछ मिलता है, ई की पावर कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल है। आप एक काम कीजिए, इन भाई साहब का जरा कोडमेन में ओरिजिन से दूरी निकाल लीजिए। जी हाँ, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कर क्या रहा है। इनकी जब आप ओरिजिन से दूरी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर निकल के आएगी। ठीक है, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर मतलब ई की पावर 4 पाई एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या निकल के आएगा, अंदर आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो तो 1 होता है। मतलब आउटपुट आपके पास यही निकल के आ रहा है। और जब आप इसे करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये ई की पावर 2 बाई एक्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में अगर आप सिंपल एक काम कीजिए, x को कांस्टेंट रखिए और y को वेरी कीजिए, सिर्फ समझिएगा, x को कांस्टेंट रखिए, यहां डोमेन में x को कांस्टेंट रखिए, x को कांस्टेंट रखिए और y को वेरी कीजिए। तो एक्चुअली में क्या होने वाला है, यहां पे x को कांस्टेंट रखते हुए कि इन सम सेंस आपके पास आउटपुट में आपको एक सर्कल मिल जाएगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आप x को सिंपल 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, x को 1 डाल दीजिए, x को 1 डाल दीजिए, y को आप ऑल यूज में वेरी कीजिए, तो उससे क्या होगा, x को 1, अब आउटपुट में क्या होगा, ई के पावर 2 पाई, ये ई के पावर 2 पाई बन जाएगा और अंदर ये चल रहा होगा। उसमें क्या होगा, एक्चुअली में ये जो पूरी लाइन है x इक्वल टू 1 आपके सामने एक सर्कल दे देगी जिसका रेडियस वो होगा, और y जब मूव कर रहा होगा तो आप देख सकते हैं cos थीटा sin थीटा ये एक सर्कल पे मूव कर रहे होंगे और कुछ भी नहीं। y को आप पॉजिटिव लेके जाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, अगर नेगेटिव लेके जाएंगे तो ऐसे घूमेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन सर्कल पे मैप हो जाएगी। तो अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, एक्चुअली में ये जो फंक्शन है और कुछ नहीं कर रहा, ये डोमेन में बैठी हुई जो स्ट्रेट लाइंस है ना, सॉरी स्ट्रेट लाइंस, x इज इक्वल टू कांस्टेंट जो लाइंस हैं, उनको आपके कोडोमेन में सर्कल्स में मैप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और अब आप देख पाएंगे, बड़ी प्यारी चीज है, देखिए जब आप x को जीरो करेंगे, जैसे आप x को जीरो करेंगे आपको दिखेगा ये जनाब 1 हो जाएंगे, मतलब आपको 1 रेडियस का सर्कल मिलेगा। ठीक है, आप x को नेगेटिव करना शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए ये जनाब कभी नेगेटिव नहीं होंगे x को नेगेटिव करने से, लेकिन होगा क्या, छोटे तो हो ही जाएंगे। जब आप x को नेगेटिव करना शुरू करेंगे, छोटा करना शुरू करेंगे, तो आउटपुट में सर्कल छोटे होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, बिल्कुल छोटे होते चले जाएंगे, कभी जीरो जीरो नहीं हो पाएंगे। वो अभी आप पहले भी चेक कर चुके हैं। दूसरा, आपको पता है कि ये रेडियस का काम कर रहा है, तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x को आप कुछ भी डाल दीजिए, ये कभी आउटपुट जीरो नहीं देगा। मतलब एक्चुअली में आपका जो फंक्शन है पूरे के पूरे आर स्क्वायर को सबसे पहले क्या कर रहा है, डोमेन वाले आर स्क्वायर को स्ट्रेट लाइंस में तोड़ रहा है। कौन सी स्ट्रेट लाइंस, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, और हर एक स्ट्रेट लाइन को इसने एक सर्कल पे मैप कर दिया, इसने एक सर्कल पे मैप कर दिया। ठीक है, सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन पे मैप कर दिया। ठीक है, जिसका रेडियस क्या था, पूरा। अब जो आपने x लिया हुआ है उस x को आप यहां डालिए, वो आपको उस रिक्वायर्ड रेडियस का सेंटर्ड एट ओरिजिन सर्कल दे देगा। मतलब इन सम सेंस आप देख पा रहे होंगे कि आउटपुट जो है इस केस में आपके पास एक्चुअली में आर स्क्वायर माइनस 0 0 आएगा। ये मतलब एक्चुअली में ये फंक्शन की रेंज निकल के आने वाली। सही, बस अभी क्वेश्चन होने ही वाला है, बस साथ दीजिएगा। तो देखिए जी, समझ आ चुका है कि फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, खत्म हो गया काम। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आउटपुट हमें पता लग गया कि ये आ रही है आर स्क्वायर माइनस 0 0। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हम बाकी तीनों में से एलिमिनेट अभी कर सकते हैं, वो कौन सा, आप जानते हैं कि जो आर स्क्वायर है अपने आप में क्लोज्ड ही होता है। ठीक है जी, आर स्क्वायर अपने आप में क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, बस क्लोज लीजिए फिलहाल इसको। आर स्क्वायर क्लोज है, यस। एफ ऑफ आर स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ आर स्क्वायर रेंज आ रही है, रेंज तो ये आ रही है, बट क्या ये क्लोज है, बिल्कुल भी नहीं। 0 0 इसका लिमिट पॉइंट है और वो इस सेट में है ही नहीं। हेंस ये जो फंक्शन है क्लोज सेट अगर आप इसमें डालते हैं तो उसका आउटपुट क्लोज आना जरूरी नहीं करेगा। हेंस आपका एक ऑप्शन और कट गया, बी ऑप्शन कट गया। तो बी और डी यहाँ पे कट चुके हैं, ए और सी रह गए हैं। अब उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इन ऑर्डर टू डिस्कस ए ऑप्शन, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो आपको आता ही है, और वो है आपकी इनवर्स फंक्शन थ्योरम। जी हाँ, इनवर्स फंक्शन थ्योरम को आप जानते ही। ठीक है, उसे आप यहाँ पे यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या के लिए कीजिए, उसके लिए इसका डेरिवेटिव मैट्रिक्स निकालिए। जी हाँ, डेरिवेटिव मैट्रिक्स तो चलिए निकालते हैं। ठीक है जी, ये जो पहले वाले भाई साहब है, इन्हें रिस्पेक्ट टू एक्स
पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई आ जाएगा, e की पावर ऑफ कोर्स 2 पाई x एंड साथ में cos ऑफ 2 पाई y आ जाएगा। इन्हीं रिस्पेक्ट टू y कीजिए तो क्या आएगा, e की पावर 2 पाई x तो बाहर आ गया, y करेंगे तो माइनस ऑफ एंड साथ में पाई निकल के आएगा, ठीक है, ऐसा 2 भी निकल के आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। इसको रख देते हैं, रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं, हाँ जी, रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो अंदर से भाई साहब निकलेंगे माइनस 2 पाई निकलेंगे, ठीक है। बाकी e की पावर 2 पाई x में कोई चेंज नहीं आएगा, अंदर आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई y आ जाएगा, सही। इन भाई साहब को रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको 2 पाई बाहर मिल जाएगा, ठीक है जी, अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, 2 पाई x आ गया, ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई y आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं को रिस्पेक्ट टू y कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 पाई बाहर मिल जाएगा आपको, सही है, अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, एक बार 2 पाई x एंड बस cos ऑफ 2 पाई y हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है। किसी भी आर्बिट्री पॉइंट x, y जो आपने डोमेन में से उठाया उसके ऊपर आपका डेरिवेटिव मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे आप देखेंगे दिस माइनस दिस निकल के आएगा, तो आप देखेंगे जब ये ऊपर जाएंगे तो एक तो 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे ऑफ कोर्स e की पावर मेरे पास 4 पाई x हो जाएगा, सही है, और अंदर मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ यहाँ पे 2 पाई बाई, ठीक है, 2 पाई बाई cos स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाई आ जाएगा। एंड जब ये भाई साहब इधर जाएंगे इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा मेरे पास 4 पाई स्क्वायर e की पावर 4 पाई x एंड अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई y आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इन भाई साहब को दोनों से कॉमन ले सकते हैं, अंदर दिस के प्लस दिस के बचेगा, cos के थीटा प्लस sin से थीटा वो 1 हो जाएगा, आउटपुट क्या निकलेगा 4 पाई स्क्वायर एंड e की पावर 4 पाई x निकलेगा। देखिए कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि अब आप x को y को कुछ भी डालिए, आपके डेरिवेटिव मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आ रहा है। तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या कहती है कि अब आप डोमेन में से कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी, क्योंकि ये तो कभी भी जीरो नहीं है, ये तो कभी भी जीरो नहीं है, तो डोमेन में से आर स्क्वायर में से आप कोई भी पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट के इर्द गिर्द आप एक ऐसा नेबर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपका गिवन फंक्शन एफ क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है, सही है। एक सिर्फ इन्वर्टिबल नहीं होता, अगर आपको इनवर्स फंक्शन थ्योरम की आगे कोरोलरीज याद है, ये और भी कुछ खास होता है। जी हाँ, वो खास चीज क्या है, वो खास चीज ये है कि हाँ आप जानते हैं कि आपका जो फंक्शन है इस केस में पूरे आर स्क्वायर बेस पे, है ना, जो डिटरमिनेंट है डेरिवेटिव मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो आ रहा है। उसका क्या मतलब है, उसका एक मतलब ये भी है कि अब आप आर स्क्वायर में कोई भी पॉइंट, यू नो, ए कोमा बी ले लीजिए, इसके इर्द गिर्द आपको एटलीस्ट एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा, है ना, इस नेबरहुड को मैं नाम देता हूं एन ऑफ ए कोमा बी, आर नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा सो दैट इस पे फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब इसका जो आउटपुट निकल के आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ ए कोमा बी, जब आप एफ डालेंगे, है ना जी, एफ ऑफ ए कोमा बी निकल के आएगा, ठीक है जी। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ना सिर्फ ये इन्वर्टिबल है ना, खास बात क्या है कि अब मुझे जब आप इस गिवन नेबरहुड को अपने फंक्शन में डालेंगे तो वो एक्चुअली में इस पॉइंट के इर्द गिर्द एफ ऑफ ए कोमा बी का एक ओपन नेबरहुड निकल के आता है। वो क्यों निकल के आता है मैं आपको याद कराता हूँ। आपकी कोरोलरी क्या कहती है ना इनवर्स फंक्शन थ्योरम की, कि अगर आपका इस पॉइंट पे ये जो नेबरहुड मिला है इस पे आपका फंक्शन इन्वर्टिबल आ रहा है, कोरोलरी ये कहती है कि आपका फंक्शन इस नेबरहुड से इसकी इमेज तक एक होमोमोर्फिज्म का काम करता है एंड हेंस एक ओपन मैप का काम करता है, अगर आपको याद, ठीक है जी। बस वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है कि हर पॉइंट के इर्द गिर्द, डोमेन के हर पॉइंट के इर्द गिर्द मुझे एक ऐसा ओपन नेबरहुड मिल जाएगा जिसकी इमेज आपको ओपन नेबरहुड के रूप में मिलेगी, और उसी को अब आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ कि अब आप डोमेन में कोई भी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट, कोई भी ओपन सेट, ठीक है जी। अब वो होता है क्या ओपन सेट, ये जो ओपन बॉल्स होती है इनकी आर्बिट्री यूनियन ही होता है, ठीक है जी। तो इनकी इमेज को भी वो क्या रखेगा, ओपन रखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ए ऑप्शन को टिक करने के लिए वो यूज किया कि कोरोलरी टू इनवर्स फंक्शन थ्योरम, ठीक है। ना सिर्फ ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे डिटरमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिक्स जीरो हो रहा है वहां पे हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, बल्कि उन पॉइंट्स पे जो पॉइंट्स पे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ डेरिवेटिव मैट्रिक्स नॉन जीरो आ रहा है, इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द हमें एक ऐसा ओपन नेबरहुड मिल जाता है सच दैट इनकी इमेज में हमारे पास ओपन निकल के आती है। हमारा ये फंक्शन इस केस में ओपन मैप का काम करता होता है क्योंकि होमोमोर्फिज्म का काम करता होता है, ठीक है जी। जिसकी वजह से हमारा इस केस में ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है, राइट। अब आगे चलते हैं और जरा ऑप्शन नंबर डिस्कस करते हैं आपके साथ ऑप्शन सी को। चलो ए तो ठीक हो गया, अब ऑप्शन सी को कैसे हिट करें। देखो ऑप्शन सी को भी हिट करने के लिए यही हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा जरा आपको आइडिया शेयर करते हैं। वैसे तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट शो कैसे करना है वो समझिए ध्यान से। देखिए हमें शो करना है कि अगर जी
डोमेन स्पेस आर स्क्वायर में डेंस है तो उसकी इमेज जो कोड में जो स्पेस है आर स्क्वायर उसमें डेंस निकल के आएगी। ठीक, देखिए पहली बात, अगर तो मैं पूरी डोमेन आर स्क्वायर ही डाल देता हूं तो मुझे पता आउटपुट जो निकल के आ रहा है वो आर स्क्वायर माइनस 0 0 निकल के आ रहा है। सही है, आर स्क्वायर माइनस 0 0। खुद देखिए, अगर डोमेन पूरी आर स्क्वायर आपने डाली तो आउटपुट ये निकल के आ रहा है, और ये तो डेंस है ही है हमारे कोडोमेन आर स्क्वायर में। ठीक है जी, तो मैं पूरी डोमेन नहीं डालूंगा, अब मैं डोमेन के खास डेंस सबसेट्स को डालूंगा जिनकी इमेज हम चेक करेंगे कि डेंस आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्चुनेटली ये ऑप्शन ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं ये ठीक क्यों है। अब देखिए, अगर मुझे एफ ऑफ जी को डेंस चेक करना है कोडोमेन स्पेस आर स्क्वायर में, जहां जी डेंस दिया हुआ है डोमेन स्पेस आर स्क्वायर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझिए ध्यान से कि अब आप कोडोमेन में कोई भी एक पॉइंट लें, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, ओके, और उस पॉइंट के इर्द गिर्द कोई भी एक ओपन बॉल ड्रॉ कर ले। ठीक है जी, अगर मैं दिखा दूं एक सिंपल सी चीज कि जनाब अगर आपने जी डोमेन स्पेस में ओपन लिया हुआ और आप कोडोमेन में कोई भी ओपन सेट ड्रॉ करके बैठे हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी, ऑफ कोर्स कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ड्रॉ करके बैठे हैं, तो मेरे जी के कुछ एलिमेंट्स की इमेजेस उसके अंदर आ ही रही। अगर आपको याद होगा, यहां से एफ ऑफ जी डेंस शुरू हो जाएगा। सर ऐसे कैसे, बताता हूं मैं आपको। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में, यहां तो चलो आर्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में अगर मुझे शो करना हो कि कोई गिवन सेट डेंस है, तो मुझे क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स स्पेस में आप कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ड्रॉ करें, वो नॉन एम्प्टी ओपन सेट में अगर मेरे गिवन सेट का एटलीस्ट एक एलिमेंट दिख जाता है, ये हर एक ओपन सेट के लिए सच होना चाहिए, तब मैं कहता हूं कि मेरा जो गिवन सेट है मेरी गिवन मैट्रिक्स स्पेस में डेंस है। मैं यहां पे शो करना चाहता हूं कि अगर जी डेंस है डोमेन स्पेस आर स्क्वायर में, तो एफ ऑफ जी डेंस है कोडोमेन स्पेस आर स्क्वायर। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कोडोमेन स्पेस में आइए जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, कोडोमेन स्पेस में सिंपल सिंपल एक काम कीजिए, कोई भी एक छोटा सा ओपन बॉल ड्रॉ कर लीजिए कोडोमेन स्पेस में। ठीक है जी, हमें क्या पता है, हमें पता है डोमेन स्पेस में एक सेट जी आ चुका है। ठीक है, यहां थोड़ा मैं खुला ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आइडिया समझ आ सके। डोमेन स्पेस में एक जी सेट आ चुका है जो कि डेंस है, कहां पे, डोमेन स्पेस आर स्क्वायर, डेंस इन डोमेन स्पेस आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे दिखाना है एफ ऑफ जी वहां डेंस है, तो मुझे दिखाना है कि मैंने वो जो कोडोमेन स्पेस में ओपन सेट ड्रॉ किया हुआ उसके अंदर एफ ऑफ जी का एटलीस्ट एक एलिमेंट बैठा ही बैठा। सही है, बढ़िया, ओके। अब नोटिस कीजिए, मैंने वो जो आपके सभी के सामने ये ओपन सेट ड्रॉ किया हुआ, ठीक है, फिलहाल तो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है कि 0 0 इसमें कंटेन ना हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, 0 0 वाली बात हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। रेंज में 0 0 नहीं था, बट 0 0 रेंज सेट का लिमिट पॉइंट था। ठीक है, उसने काफी कुछ टैकल कर लिया, तो मैं अब जो अगली बात बोलने जा रहा हूं ये हर चीज से इंडिपेंडेंट है और भली बात इस पे सोचा गया है। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि उस ओपन सेट में मुझे कोई ना कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट एफ ऑफ जी का दिखना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अगर मेरे पास जी डेंस है आर स्क्वायर में, तो एक बड़ी कमाल की चीज हम यूज करेंगे, समझिएगा। अब अगर ये ओपन सेट है मेरे कोडोमेन स्पेस आर स्क्वायर में, तो हम समझेंगे इसके अंदर मेरे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट पक्का मिल जाएगा, एटलीस्ट एक एलिमेंट पक्का मुझे ऐसा मिल जाएगा सच दैट वो एलिमेंट मुझे मिलेगा एफ ऑफ आर स्क्वायर में। ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे क्या पता, मुझे पता, ठीक है, मेरा फंक्शन एफ की जो रेंज है वो क्या है, आर स्क्वायर माइनस 0 0। ठीक है, मेरी जो रेंज है पहले ही कोडोमेन में डेंस है, इस वजह से ये हो पा रहा है। ठीक है जी, ये रेंज लिखी हुई, ठीक है, ओके। तो मैंने एक ओपन सेट ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर एफ ऑफ आर स्क्वायर का एक एलिमेंट तो बैठा ही बैठा, नाइस। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं नाम दे देता हूं फिलहाल, चलो सी कॉमा डी। ठीक है, ओके, सी कॉमा डी कहां है, रेंज में। अब हमें पता, अगर ये रेंज में है तो पीछे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट पक्का बैठा होगा ए कॉमा बी, जिसका आउटपुट ये सी कॉमा डी आ रहा होगा। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। बड़ी अच्छी बात है, अब ध्यान समझिए। अब आपको पता है सी को ए कॉमा बी अगर आर स्क्वायर में और जी डेंस है आर स्क्वायर में, तो जी में एटलीस्ट एक ऐसी सीक्वेंस है जो ए कॉमा बी पे कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, उस सीक्वेंस को मैं नाम दे देता हूं, चलो मान लेते हैं एक्स एन कॉमा वाई। ठीक है, किस में है, ये जी में है, सच दैट ये कन्वर्ज कर रही है ए कॉमा बी पे, डेंस सेट की सीक्वेंशियल डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे पता है स्मॉल एफ तो कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर स्मॉल एफ कोऑर्डिनेट्स है, ये सीक्वेंस इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी इमेज सीक्वेंस पक्का इसके आउटपुट पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई पक्का कन्वर्ज कर जाएगी एफ ऑफ ए कॉमा बी पे, जो कि सी कॉमा डी ही है। अब अगर ये सीक्वेंस सी कॉमा डी पे कन्वर्ज कर रही है, तो सी कॉमा डी को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में आपको एक शेष के बाद इस सीक्वेंस की इनफिनिटली मेनी टर्म्स नजर आएंगे। या
और आप समझ रहे हैं, मुझे पता है एक्स एंड वाई एन जी से उठाया था, तो ये जो एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन है ये आपको कहां से मिल रहा होगा? एफ ऑफ जी से। तो आप नोटिस करें आपने क्या शो कर दिया, आपने शो कर दिया कि अब आप कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट उठाएं, सी कॉमा डी, ठीक है जी, उस सी कॉमा डी के इर्द गिर्द जितनी मर्जी छोटी ओपन बॉल ड्रॉ करे, उसके अंदर आपको एफ ऑफ जी के इवन इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स उस पॉइंट को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स के अंदर नजर आ रहे हैं, शोइंग दैट अगर जी डेंस मेरे डोमेन स्पेस आर स्क्वायर में, तो एफ ऑफ जी डेंस निकल के आएगा हमारी कोडोमेन स्पेस आर स्क्वायर में, विच शोज दैट कि हमारे पास इस केस में जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। मतलब इस केस में जो सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मैसेज करके या नीचे कमेंट करके अपने किसी भी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं।